एक तमाशा शोर का कल से फिर झेला जाएगा, एक पत्थर आस का सांसों में ठेला जाएगा। कल तो तभी आएगा जब आज खेला जाएगा। आज बेतवा और यमुना के बीच की सुंदर धरती, उरई या फिर जालौन कहें, उसके बीच में हूँ मैं। यहाँ का राजनीतिक तापमान जानना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है, लेकिन उस सब के पीछे जब 2024 के आम चुनाव हो रहे हैं, उस दौरान लोगों की क्या सोच है, यही जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों से बात करेंगे, लोगों की अपेक्षाएं पूछेंगे, क्या पिछले 10 सालों में वो पूरी हुई, उनसे पूछेंगे कि क्या उम्मीदें और भी हैं, उसको भी जानेंगे। लेकिन उसके पहले आइए देख लेते हैं अपनी ये रिपोर्ट। बुंदेलखंड के जालौन जिले में कभी डकैतों का बोलबाला था। 1981 में बेहमई में नरसंहार करने वाली फूलन देवी जालौन के ही शेखपुरा गुड़ा गांव की थी। लेकिन जालौन में डकैत अब महज किस्सा गोई तक सीमित हैं। अब वो दौर है जहां जालौन विकास के एक्सप्रेसवे पर सवार है। झांसी की तरह ही बुंदेलखंड की जालौन सीट पर भी कभी कांग्रेस का बोलबाला था, लेकिन 1991 की राम लहर के बाद यहाँ समीकरण पूरी तरह बदल गई। 1991 में ही यहाँ बीजेपी को पहली जीत नसीब हुई। 1984 में यहाँ कांग्रेस को आखिरी बार जीत मिली थी। 34 साल बीत गए, कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने ही जीत हासिल की है। भानु प्रताप वर्मा बीजेपी 5.81 लाख वोट, अजय सिंह बीएसपी 4.23 लाख वोट, ब्रिजलाल खाबर कांग्रेस 89,606 वोट। 2019 में बीजेपी के भानु प्रताप वर्मा को इस सीट पर 5वीं जीत हासिल हुई थी। 1996 से लेकर 2019 तक भानु प्रताप सिंह वर्मा ही लगातार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 7 बार के चुनाव में भानु प्रताप वर्मा को महज 2 बार 1999 और 2009 में हार मिली है। 1999 में पहली बार यहाँ बसपा को जीत मिली, तो 2009 में पहली बार समाजवादी पार्टी को जीत नसीब हुई। 2024 के चुनाव में लड़ाई फिर से दिलचस्प है। बीजेपी ने लगातार 8वीं बार भानु प्रताप वर्मा को टिकट दिया है। भानु प्रताप वर्मा बीजेपी, नारायण दास अहिरवार एसपी, सुरेश चंद्र गौतम बीएसपी। बीजेपी ने जहां भानु प्रताप वर्मा पर भरोसा जताया है, वहीं सपा ने बसपा सरकार में मंत्री रहे नारायण दास अहिरवार को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं इस बार अकेले चुनाव लड़ रही बसपा ने झांसी चित्रकूट मंडल के अपने प्रभारी रिटायर्ड इंजीनियर सुरेश चंद्र गौतम को मैदान में उतारा है। जालौन में सपा और बसपा को अब तक बस एक बार जीत नसीब हुई है और इस बार भी दोनों ही दलों के लिए राह मुश्किल है। विधानसभा के स्तर पर भी यहाँ बीजेपी का ही बोलबाला है। जालौन में 5 विधानसभा सीट है। 2022 के चुनाव में 4 पर बीजेपी जीती है। सिर्फ 1 विधानसभा पर सपा को मिली है जीत। दरअसल झांसी कानपुर के बीच बसे जालौन को बुंदेलखंड क्षेत्र का सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है। ऐसे में बीजेपी ने यूपी के सबसे पिछड़े जिलों में शुमार जालौन के विकास को गति देने के लिए भानु प्रताप वर्मा को 2 साल पहले केंद्रीय कैबिनेट में जगह दे दी। केंद्रीय कैबिनेट में जालौन की हिस्सेदारी से यहाँ की जनता खुश है और इसका लाभ बीजेपी को इस चुनाव में मिल सकता है। कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने महिलाओं से ही करना चाहेंगे। कारण यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति वंदन करके एक स्कीम लाई और आगे आने वाले दिनों में आरक्षण देने की बात कर रही है, या फिर मातृशक्ति या नारी शक्ति को बढ़ावा या महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहती है, तो बात भी हम वहीं से शुरू करना चाहते हैं कि वह महिला सशक्तिकरण, वह नारी शक्ति कहाँ पहुँची है। 10 सालों में आपको क्या लगा कि सरकार ने क्या कुछ किया और क्या कुछ होना था? सरकार ने तो जब आई थी तो वादे बड़े बड़े करके आई थी, लेकिन उन्होंने उन वादों को पूरा नहीं किया। जैसे उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो आज वो रोजगार की बात नहीं करते हैं। जैसे उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था, तो आप देख लीजिए कहाँ पे बेटियां बच रही हैं। बताइए आप, इनकी पार्टी में बलात्कारियों को टिकट दे रखा है बीजेपी वालों ने। अभी यहाँ पे महाराष्ट्र में एक बलात्कारी की बात हुई थी, उनको टिकट दे रखा है। उज्ज्वला योजना जो ये लेके आए, महिलाओं की बात जैसे आप करें, तो जो उज्ज्वला योजना लेके आए, तो उज्ज्वला योजना के तहत इन्होंने जो गैस सिलेंडर इतने महंगे कर दिए, एक ही बार खाली वो सिलेंडर यूज हुआ है, उसके बाद महिलाएं या तो उसको फेंक आई हैं या तो उसको कहीं अपने स्टोर रूम में रख दिया है, वो उसको यूज नहीं कर रही है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। इस तरीके से इन्होंने
जो फूड सिक्योरिटी बिल जो पहले कांग्रेस के टाइम में ही आया था, अब उसको पता नहीं उसमें थोड़ा सा संशोधन करके बताते हैं कि हम 80,000 लोगों को राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। आप एक बात बताइए, 80 करोड़ लोगों को जो वो राशन दे रहे हैं और पूरा उसका विदेशों में जगह जगह डंका पीट रहे हैं, तो उससे हमारे देश की जो वो गिरावट देश की जो स्थिति में वो गिरावट आ रही है। हमारे विदेशों में बदनामी हो रही है। विदेशों में ये हो रहा है, कहा जा रहा है कि क्या भारत की जनता इतनी गरीब है? क्या लग रहा है आपको कि पिछले 10 सालों में कुछ हुआ या नहीं हुआ? पिछले 10 सालों में क्या हुआ जनता ये अच्छी तरीके से जान चुकी, क्योंकि हम लोग अभी चुनाव चला लोकसभा का फिलहाल में हम लोग 1.5 महीने से हर गांव-गांव जा रहा है, डोर टू डोर जा रहा है। जो महिलाओं का जो आक्रोश है, जितनी महिलाएं नाराजगी उनके अंदर, क्योंकि जो यहाँ की वर्तमान में जो सांसद है, यहाँ से 5 बार सांसद रह चुके हैं, वो कभी क्षेत्र में नहीं गए, कभी जनता के बीच में वो उठे बैठे नहीं होंगे, कभी उनका सुख दुख नहीं सुना उन्होंने। कोई इनके पास महिला सुरक्षा नहीं है, कोई महिला विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए काम नहीं कर रहे। ये उज्ज्वला योजना, आवास योजना, अन्य सब जीरो है इनकी। ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, जिनके पास आवास है उन्हीं को आवास दिए गए, जो प्रधान के संपर्क में है, जो इनके विधायकों के संपर्क में है, उनको सुविधाएं मिल रही हैं। अन्य गरीब तबके के किसी भी व्यक्ति को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जाके आप ग्राउंड लेवल पे पता करिए। बिल्कुल। अब कहीं न कहीं जरूरत इस बात की महसूस होती है कि भारतीय जनता पार्टी से भी इस बात का जवाब लिया जाए कि जो महिलाओं ने आरोप लगाए हैं, वो आरोप कितने सच्चे हैं, कितने खरे हैं। हम लोग महिलाओं की सुनते नहीं है, तभी हम लोगों ने 33% आरक्षण महिलाओं को दिया। इनके यहाँ ये कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला रहती है, क्या महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 33% आरक्षण दिया? नहीं दिया ना। इसके अलावा महिला सुरक्षा पे आप जाओ तो आज की तारीख में महिलाओं की सुरक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश के पूरे देश के अंदर महिलाओं के थाने, महिलाओं का पिंक बूथ, पिंक सारी चीजें किसने की? आज महिला सुरक्षित है, किसने किया? महिला रात को, आज की पहले बच्चियां रात को कोचिंग जाने में स्कूटी से डरती थी, आज रात को 11 बजे ही बच्चियां स्कूटी से जाती हैं, सुरक्षित रहती हैं। कैसे कह रहे? आपने क्या कहा? आपने कभी सुरक्षा की नहीं महिलाओं की, बच्चियों की कभी सुरक्षा की नहीं। हमने ही किया है, जो महिलाओं के लिए किया है हमने किया। आज तक के 70 साल के रिकॉर्ड में कांग्रेस या उसकी सरकार ने कुछ नहीं किया। ये मोदी जी की सरकार है 10 साल के अंदर, जिन्होंने महिलाओं के लिए जो काम किया है वो कोई सरकार नहीं कर सकती। अन्ना पशु खेत चल रहे हैं, हमारे किसान पूरी तरीके से यहाँ पे परेशान है। अन्ना पशु पूरी तरीके से किसानों को बर्बाद कर डाल रहे हैं। आखिर इसके लिए सुरक्षा ये क्या व्यवस्था कर रहे हैं? और खासतौर से यहाँ पे जो बेरोजगारी की वजह से लोग यहाँ पे पलायन कर रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ और दुनिया भर की जगहों पे, उनको रोकने का कोई व्यवस्था नहीं। मुद्दा क्या है? कांग्रेस का मुद्दा बताइए। कांग्रेस का मुद्दा सीधा सा है कि हमारा जो यहाँ पे जो स्थितियां हैं, वो स्थितियां पूरी तरीके से बिगड़ी हुई हैं। चाहे मेडिकल कॉलेज हो, यहाँ पे कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे किसी प्रकार से किसान सुरक्षित नहीं है, यहाँ किसी प्रकार से अन्ना पशुओं के मारे कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे स्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर हैं। कि जिला जालौन की बात करते हैं, जिला जालौन में जो पहले दिया था कांग्रेस ने दिया था, उसके बाद जो कुछ जिला जालौन में आया है वो समाजवादी पार्टी ने दिया है। उसके बाद इनकी 10 साल से सरकार है। इन्होंने बताया जिला जालौन के लिए क्या ऐसा काम कर दिया कि जिससे आम जनता याद रखे इनको। हमारे माननीय कांग्रेस के जिला नगर अध्यक्ष रेहान सिद्दीकी जी ने कहा कि पलायन की चर्चा करी, तो उसके पहले जो पलायन हमारे उत्तर प्रदेश में होते थे 2017 के पहले, 2017 में हमारी सरकार बनी। 2017 के पहले जो पलायन होते थे, कैराना हमारी पलायन, कैराना की बस्ती से वहाँ के पब्लिक से जाके पूछिए, जो पलायन करके कहीं अपने ही देश में बेगानों की तरह रह रही है, पलायन इसको कहते हैं। और बात रही महिलाओं की सुरक्षाओं की, तो महिला की सुरक्षा जितनी इस समय है, 2017 के पहले हमारे घर की बेटियां, हमारे घर की महिलाएं 7 बजे निकलने से डरती थी रोड पे कि कहीं कोई ऐसा ना हो कि कोई गुंडा खड़ा हो रोड पे। आज हमारे देश में 2017 के बाद गुंडे छुपते हैं शाम को 7 बजे के बाद, हमारी देश की बेटियां नहीं छुपती। दूसरी बात, जैसे इन्होंने कहा कि हमारे देश का किसान मर रहा है, तो माननीय मैं आपको एक बात की सूचना दे दूं कि यहाँ पे हर गरीब किसान को साल में जो किसान सम्मान निधि मिलती है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, आज तक कांग्रेस ने नहीं दी। ये बुंदेलखंड की धरती है। यहाँ कभी अन्ना प्रथा से लोग परेशान हुआ करते थे, किसान परेशान रहा करते थे। ये बुंदेलखंड की धरती है जहाँ अखबारों में सुर्खियाँ होती थी किसानों के आत्महत्याओं की, लेकिन
जब समय बीतता है तो लोग चीज़ें भी भूल जाते हैं। आज आत्महत्याओं की दर कम हुई है। अन्ना प्रथा किस तरह से है उसके बारे में जरूर लोग बता रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक माहौल में कहीं न कहीं अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता भी दिखाई देती है और झलकती है। हम बात करते हैं और आगे भी हमारे साथ किसान नेता भी हैं। विगत 19 वर्षों में 20 वर्षों में करीब 23-24 बार यहाँ पर दुर्भिक्ष अकाल पड़े। आप गिनती पे लेके थोड़ा सस्पेंस में होंगे। या खरीफ में भी सूखा पड़ता है और अकाल पड़ता है और रबी में भी जाकर के हमारा नुकसान होता है। उसको दृष्टिगत रखते हुए जो हमारा छोटा किसान था वो मजदूर में कन्वर्ट हो गया। उसने अपने जानवरों को छुट्टा छोड़ दिया और घर में ताला लगा दिया और एक सीमेंट के कट्टे में अपना सामान भर करके वो कहीं न मजदूरी को चला गया। वो जानवर छुट्टा होते गए और धीरे धीरे वो प्रथा वो अन्ना प्रथा में कन्वर्ट हो गई। तो जो अन्ना जानवरों की प्रथा है वो यहाँ से आई है और ये बहुत लंबे समय से है। किसानों के लिए कुछ महसूस करते हैं कि सरकार ने किया? जितना सरकार को किसानों के लिए करना चाहिए था उतना सरकार ने नहीं किया। कुछ मैं पूछना, नहीं, सरकारें कुछ ना कुछ तो करती हैं। पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं, वार्षिक योजनाएं बनती हैं, उनका इम्प्लीमेंट होता है, कितने % होता है, कितना नहीं होता, वो करती हैं। लेकिन जो अपेक्षाएं हैं, जो जरूरतें हैं, आज जो गांव गरीब किसान मांग रहा है, जो देश मांग रहा है, वो कोई सरकार रही हो, जो भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई पूरी खरी उतरी नहीं कभी कोई। और हर आने वाली सरकार से हम लोग अपेक्षाएं करते हैं। फिर एक नई सरकार आएगी, फिर एक नया चुनाव होने जा रहा, फिर 20 तारीख को मतदान है। हमारे साथी यहाँ दोनों पक्षों के बैठे हुए हैं। हम सबसे निवेदन करेंगे, जितना जोशो खरोश यहाँ आप डिबेट में दे रहे हैं, मतदान का प्रतिशत बढ़े, इसमें दीजिए। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हम नोटा में भरोसा नहीं करते, जो नोटा का प्रयोग करते वो मैं नहीं मानता। अगर आप किसी से असहमत हैं तो वो व्यक्त होना चाहिए, नोटा पे मत जाइए। सारे जिम्मेदार लोगों का चुनाव प्रतिशत बढ़े। और हमारा अपना मानना है, जो जीतेगा वो हमारा जनप्रतिनिधि होगा और जो सरकार बनेगी वो हमारी होगी। अच्छे काम करेंगे तो तारीफ करेंगे और गलत काम करेंगे तो दो हाथ सरकार से करेंगे। किस पार्टी की होगी क्या होगी ये मुझे मैटर नहीं करता। कभी न कभी बुंदेलखंड में उस अकाल के वक्त भी मैं आया था और उस वक्त मैंने यहाँ पर साफ तौर पर देखा था, जो पलायन की बात होती थी, मुझे घरों के सामने बंद ताले मिले थे और तब मैंने उन लाइनों को लिखा था कि इन बंद तालों के पीछे कोई अमानत नहीं है, कुछ यादें हैं, कभी लौट कर आएंगे तो फिर उन्हें सहेज लेंगे। निश्चित रूप से बुंदेलखंड पीड़ा का शिकार रहा है, लेकिन वो पीड़ा कितनी दूर हुई है हम जानने के बराबर ये कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर दलगत राजनीति से उठ करके। अगर उस बुंदेलखंड की पीड़ा जो भी हमारा समाज यहाँ पर बैठा हुआ है अगर वो बताए तो हम समझते हैं कि एक स्वस्थ बहस और स्वस्थ बातचीत होगी। जी देखिए, बुंदेलखंड, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि बुंदेलखंड यहाँ सूखाग्रस्त रहा है। लेकिन पिछले 2014 के बाद आप जाके उठा के देख लीजिए, जो माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने किया है, यहाँ सड़कें बनाई हैं, नदियों को एक साथ जोड़ा हुआ है। उसके बाद सूखाग्रस्त यहाँ खत्म हुआ है बुंदेलखंड में। और 2014 में आप देख लीजिए, जो सपा सरकार थी 2012 से 2017 में, तो 2012 से 17 के बीच यहाँ सवाल इस बात का आ रहा है कि नदियाँ कौन जुड़ी या जोड़ने की तैयारी है? नहीं, नदियों को साफ सफाई का काम किया है। नदियाँ यहाँ जो ये पहले सूखाग्रस्त कितना था, अवैध खनन हुआ यहाँ, अवैध खनन के कारण यहाँ सूखाग्रस्त हो गया था। अब बताइए, अवैध खनन यहाँ रुका? अवैध खनन नदियों में अवैध खनन रुका? अवैध खनन बिल्कुल रुका हुआ है यहाँ। बुंदेलखंड की भौगोलिक बनावट ऐसी रही है, खेत के ऊपर मेड़ और मेड़ के ऊपर पेड़। ये एक ऐसी जगह थी जो उपजाऊ थी, अकाल हुआ करते थे, तमाम सारी चीजें होती थी, बावजूद उसके बुंदेलखंड अपनी रफ्तार से बढ़ता रहा, हमारी लोकतांत्रिक महापर्व में शामिल होता रहा। किस तरह शामिल होता रहा, क्या कठिनाइयां रही? जो भी बातें कर रहे हैं कि वो दे गए, ये दे गए, चाइना घुसा चला रहा है, ये अभी का नहीं है मुद्दा। 70 साल से देश हमारा बिल्कुल अखंड भारत था, हर जगह भारत ही भारत था। अभी पिछले 10 साल में मुझे लगता है कि जैसे हमारे भाइयों ने बोला, यही 10 साल में सब खत्म हुआ। बात चाइना अंदर आनी कर रहे थे अरुणाचल प्रदेश में। भाई मैं आपको सीधा बता दूं कि डिफेंस में जितना भी बजट पास हुआ है, इतना बजट अगर पहले पास हो जाता तो जो बॉर्डर पे पहले हमारे सिपाहियों की गर्दनें कट जाती थी और वहां से पहले पूछा जाता था दिल्ली से कि हम वहां जाएं कि ना जाएं। हम वहां, देखिए सही बात बोलेंगे तो बुरी लगती है, बात सही बात बोलते हैं तो बुरी लगती है।
सही बात कहेंगे तो इनको बुरी लगती है, जो भी सही बात है वो बुरी लगती है। भाई हमारे अभी जैसे सीधा सा बात था, जो भी पहले गर्दन कटती थी तो वहां पे जाते थे, फिर कहते थे दिल्ली में कि हम एक्शन ले कि ना लें। आज ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारी आर्मी टोटली फ्री है डिफेंस करने के लिए। चाइना जितना भी अंदर आता है उनको उतना ब्लॉक करना जानते हैं। डिफेंस मिनिस्टर हमारे जो श्री राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने जो भी बजट में पास हुआ, इतना बजट आज तक डिफेंस के लिए पास नहीं हुआ। दूसरी चीज, जो भी हमारे यहाँ पे जितने भी फाइटर जेट से लेके जितने भी इक्विपमेंट्स थे जो बाहर से इंपोर्ट होते थे, आज वो हम खुद मेक इन इंडिया के अंडर बना रहे हैं। बाहर की कंपनी इंडिया में आके मेक इन इंडिया में बना रही है। बुंदेलखंड की राजनीति से थोड़ा सा बुंदेलखंड के इतिहास पे भी हम आते हैं। हमारे साथ इतिहासवेत्ता भी हैं, जालौन के सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ आदमी हैं। ये बुंदेलखंड की राजनीति, बुंदेलखंड का भौगोलिक क्षेत्र, क्या कहें? देखिए, बुंदेलखंड की जहाँ बात करते हैं, आपको बतला दें कि बनारस के राजा थे आ जाओ। बहुत अच्छी बातें यहाँ पर सुनने को मिल रही थी। लोकतंत्र का महापर्व हमारा ये आ रहा है, और कहते हुए मुझे शर्म भी आती है कि लोकतंत्र का जो प्रारंभिक जो नींव भरी गई, वो लोकतंत्र की हत्या करके पहली ईंट जो रखी गई, वो लोकतंत्र की हत्या करके वो पहली ईंट रखी गई। आज हमारा लोकतंत्र जिस स्थान पर है, वो उस लोकतंत्र को हम लोग उत्सव की तरह मनाएं। और सब लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस लोकतंत्र के उत्सव में अपना मतदान अवश्य करें। सरकार कोई भी बने वो अलग बात है। जहाँ तक पिछले 10 वर्षों में कायाकल्प की बात है, ये पूरी दुनिया ने देखा है कि हमारा देश किस ऊंचाइयों पर पहुंचा है, और एक गुरुत्व का जो पद होता है उसको प्राप्त करने में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में पुनः विश्व गुरु का सम्मान प्राप्त कर पाए। बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना सरकार के उसमें दिए हुए, पट्टे में दिए हुए चल रहे थे। सारे हमारे समाजवादी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे, बिना पट्टे के चला रहे थे। मोहर्रम के ठेला वैसे ही ऐसे जा रहे थे। आज हमारी सरकार बनी, अरे रुकिए एक मिनट, पट्टे कहाँ हैं? अरे हमारी बात सुन लो आप। आज हमारा जो खनन है वो, ये इससे इनकी जो बौखलाहट से जो पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब की बार, पिछली बार तो 4-5 मिल गई थी, इस बार सुपड़ा साफ। स्कूल के लिए केजरीवाल जाने जाएंगे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले शराब के ठेके के लिए कौन जाना जाएगा? ये देखिए, ये वक्त तय करेगा, ये समय तय करेगा। अभी बिल्कुल मिलता है, लेकिन आप 80 करोड़ को आज भी मेरी बात आप क्यों जा रहे हैं? आप मेरे से बात कीजिए ना। गली गली मोहल्ले मोहल्ले एक पे एक फ्री शराब के लिए कौन जाना जाएगा? देखिए भैया, अभी समय आने दीजिए, आरोप सिद्ध होने दीजिए। आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है। 4 जून के बाद दूध का दूध, पानी का पानी सब हो जाएगा। आप इंतजार कीजिए। आप इतनी बड़ी पार्टी हो, पूरे विश्व में आपका नाम रोशन है, उसके बाद भी क्या वजह है कि एक देश का इतना बड़ा धरा अपने आप को असुरक्षित की भावना से महसूस करता है? क्या वजह है इसकी? जैसा भी भाई साहब बोल रहे थे, जैसा भी भाई साहब बोल रहे थे कि राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। नवंबर 1989 राजीव गांधी जी ने अयोध्या से राम प्रचार शुरू किया। तब क्या था कि पर्सनल था? वो बताइए ना, तब पर्सनल था क्या? हमारा एक वोट गरीब को मकान दिला सकता है, हमारा एक वोट किसान की खटिया बचा सकता है। हमारा देश राष्ट्र हित के लिए काम करता है। ये लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है। हिंदू मुस्लिम कब हुआ? 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ। उस समय सरकार किसकी थी? बीजेपी की तो नहीं थी। तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम कभी नहीं करती है, ये विपक्ष हिंदू मुस्लिम करती है। सिर्फ जुमलेबाजियों
जुमलेबाजी भाषा बोलते हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है। हिंदू मुस्लिम कभी ना किया है ना करेगी। भाजपा के जो विकास की बातें हैं सारे जुमलेबाज हैं। अभी हमारे मित्र ने कहा कि हम जुमलेबाजी नहीं करते। देखा जाए तो सबसे ज्यादा जुमलेबाजी उनके ही नेता बता रहे हैं कि ये जुमला है। 15 लाख रुपए जो वादा किया ये जुमला निकला। विकास की बात करें तो भाजपा का विकास गांव की सड़कों तक नहीं पहुंच पाया, शहर की सड़कों तक नहीं पहुंच पाया। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की नीति भी चेंज कर दी गई है। रोजगार की बात करें तो और अधिक लोग भी बेरोजगार हो गए हैं। और जब इनसे और रोजगार की बात की जाती है, माननीय प्रधानमंत्री जी से की जाती है, तो वो टीवी में डिबेट करके बताते हैं कि पकोड़ा बेचिए। पकोड़ा बेचने को ये रोजगार बताते हैं। तो आपकी पार्टी अगर सरकार में आ जाए, केंद्र सरकार में आ जाए, तो सबको आप सरकारी नौकरी दे देंगे? हमारी पार्टी सत्ता में आते ही सबसे पहले जो सबसे बड़ी समस्या जनता की है वो स्वास्थ्य की समस्या है। मोहल्ला क्लिनिक देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे और रोजगार भी हमारी पार्टी। मोहल्ला क्लिनिक भी देंगे और हर मोहल्ले में एक शराब की दुकान भी देंगे। बोलते क्यों नहीं? शराब की दुकान एक पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी है, उनको नेशनल पॉलिसी नहीं है, दिल्ली की पॉलिसी थी। दिल्ली की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। दिल्ली की पॉलिसी थी। सभी राज्यों में शराब की बिक्री हो रही है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली अकेले में शराब बिक्री हो रही है। ये लोग जो अभी कह रहे हैं, आप पार्टी के लोग, पहले तो इनके हर मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक जेल की सजा काटा है, भ्रष्टाचार है। और इन सबको बताने देना चाहता हूं कि जो लोग कह रहे हैं, इनसे कहना चाहता हूं कि सपने देखना छोड़ दो, हकीकत पे जोर दो। पूरे देश की पब्लिक हमारे योगी जी के और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के कारण जो उन्होंने जन कल्याणकारी योजना चलाई हो, चाहे वो देश का युवा हो, किसान हो, महिला हो, किसी भी के लिए। आप देखिए स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान योजना हमारी भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी योजना है, जो करोड़ों हमारे लोगों को, गरीब लोगों को, जो बेचारे चिकित्सक से परेशान है, उन्हें प्रॉब्लम परेशानी थी, उन्हें आज 5 लाख तक का फ्री इलाज दिया जा रहा है। और जो लोग कह रहे थे हिंदू मुस्लिम लड़ाने की भाजपा बात करती है, तो जितने भी हमारी कल्याणकारी योजना है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, उसका डाटा भी है। इसमें जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग पढ़े लिखे हैं। अभी गूगल पे आप डाल लीजिए तो सब देख लीजिए, उसमें हिंदू मुस्लिम सबके नाम है। तो भाजपा सबका साथ सबका विकास की राजनीति करती है। तो कुछ नौजवान भी है मेरे साथ, बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। अरे ये हमारे सीनियर हैं, इनकी बात तो चलिए हर इलेक्शन में होता है, हर इलेक्शन में होता है। इनकी एक पीढ़ी बीत चुकी है, अब हम लोगों का समय है। हम लोग क्या चाहिए? हमको रोजगार चाहिए। अंगुलियों पे गिना दे, शिक्षक भर्ती, सेना भर्ती, पुलिस भर्ती, अंगुलियों पे गिना दे एक कौन से मामले में एक बहुत बढ़िया काम किया। जो भी योग्य प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हो, हमसे थोड़ा सा बात कर ले। मैं क्योंकि बीएड का स्टूडेंट हूं, मैं जानता हूं, उनसे बात करूंगा क्या उनकी राय है भर्तियों को लेकर, क्या भर्तियों को लेकर उनकी राय क्या है। क्योंकि हमको कुछ नहीं चाहिए, पेट भरा रहेगा तो राम नाम का नाम भी अच्छा लगेगा, ये जान लीजिए। पेट खाली रहेगा तो राम नाम का नाम अच्छा नहीं लगेगा। मैं एक आम आदमी हूँ, किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने एक आम आदमी की तरह जो महसूस किया है, इस सरकार नहीं, सरकार कोई भी हो, कुछ सरकारों के काम अच्छे भी होते हैं, किसी सरकार के बुरे भी होते हैं। तो अच्छाइयाँ बुराइयाँ सभी पार्टियों में है, सभी सरकारों में है। लेकिन जो 7-8 साल से मैं एक आम आदमी की तरह महसूस कर रहा हूँ कि जनता के प्रति जवाबदेही बिल्कुल खत्म होती जा रही है। ये मेन मुद्दा है कि जनता अगर सवाल कर रही है तो उसको जवाब मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ है क्या कि सवाल के बदले सवाल आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे सवाल करता हूँ कि विश्व की सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत पार्टी अपने ही देश की धरती पर, जो उसका अभिन्न अंग है कश्मीर घाटी, वहाँ पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? ये सवाल है। लेकिन जवाब ये आएगा कि राहुल गांधी अमेठी से क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे। ये बदलाव आया है ये 7-8 साल में। ये सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से एक आग्रह करना चाहूंगा कि मतदान पर्व है, यहाँ चिल्लाने से, हाहाकार करने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी ताकत जाकर उस दिन बूथ पर दिखाइए। पहली चीज, आपके दूरदर्शन चैनल के माध्यम से मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी बहनें भी बैठी हैं और भाई भी, सब लोग बैठे हैं। और सबसे अच्छी बात है, हम सब लोग किसी भी पार्टी में रहें, लेकिन हम लोग एक परिवार है। लोकतंत्र के इस महापर्व में सवालों और जवाबों के खेल होते हैं, और ये खेल तब होता है जब आम चुनाव होता है। जालौन की जनता भी अपनी तमाम सारी दुश्वारियों से निजात पाने का रास्ता ढूंढती है। वो रास्ता उसे अब की सरकार से मिला,
कि आने वाली सरकार से मिलेगा, ये जरूर उसके सामने एक मुद्दा होता है और यही मुद्दा ले जा करके उसको मतदान केंद्र पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चुनाव करने का निर्णय देता है। लोकतंत्र के इस महापर्व में सब भागीदार होंगे, सब अपना मतदान करेंगे, इसी अपेक्षा के साथ विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज जालौन।